वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए लेके आया हूं 5 मई 2020 का करंट अफेयर। आई होप दोस्तों आप सारे लोग ठीक होंगे, लाइफ को अच्छे से समय पे एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं दोस्तों सचिन गुप्ता और आज जो आपको पढ़ाऊंगा यह पढ़ाऊंगा करंट अफेयर। आज सबसे पहला जो मैं करंट अफेयर आपके साथ में डिस्कस करूंगा यह है वन नेशन वन राशन कार्ड। क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड। यह दोस्तों एक स्कीम है जो कि सेंटर के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? आपकी ये सेंटर के द्वारा चलाई गई थी। ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी सेंटर के द्वारा 2019 में। 2019 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। आज जो है इस स्कीम में कुछ और भी स्टेट ऐड की गई हैं। जब इस स्कीम को बनाया गया तो इस स्कीम में उस समय पे हमारी जितनी भी स्टेट हैं उनमें सिर्फ 12 स्टेट को ऐड किया गया। लेकिन अभी रिसेंट में क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत 5 स्टेटों को और भी जोड़ा गया है। पहले इस स्कीम में 12 स्टेट आती थी, अब दोस्तों इस स्कीम में 5 स्टेट और जोड़ दी गई हैं। तो टोटल स्टेट हो गई हैं हमारे पास 15। इन 5 स्टेट में दमन एंड दीव है, अपना यूपी है, बिहार है और दोस्तों 1-2 स्टेट हैं। तो यहाँ पे टोटल अब स्टेट जो आ गई हैं 17, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर में फॉल करेंगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि सर आपने कहा था आप जितना भी करंट अफेयर पढ़ाएंगे सारा का सारा बेसिक से ही लेंगे। तो सीधी सी बात है, आप हमें बताइए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है, क्योंकि अभी तैयारी हमने शुरू की है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ वन नेशन वन राशन कार्ड क्या स्कीम है। ये अभी ठंडू में ही आई थी आपकी, है क्या ये समझ लो। वन नेशन वन राशन कार्ड देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें 2 मिनट की समझाऊंगा एक स्टोरी। इसी स्टोरी में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है ये तुम्हारे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। देखो है क्या, आपको पता है बहुत सारे लोग काम करने की वजह से, बहुत सारा लेबर जो वर्ग है, बहुत सारा जो मजदूर वर्ग है, वह क्या करता है, काम करने की वजह से अपने घर को छोड़ के वह किसी बहुत बड़ी सिटी के अंदर रहने लगता है। जनरली आपने देखा होगा कि यूपी और बिहार के लोग कामकाज के लिए दिल्ली के अंदर चले जाते हैं, वो दिल्ली के अंदर काम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें यूपी में और बिहार में अच्छा सैलरी नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली के अंदर वो 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में बना लेते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, यूपी बिहार को छोड़ के चले जाते हैं दिल्ली के अंदर। ऐसे ही दोस्तों काफ़ी सारे पीपल्स होते हैं अलग अलग स्टेट के, जो करते क्या है, अपने कामकाज के लिए, अपने रोजगार के लिए वह अपने स्टेट को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में रहने लगते हैं। यह दोस्तों उनका शौक नहीं होता, वरन उनका मजबूरी होता है, उनका अपना पेट पालने के लिए। तो इसलिए वो करते क्या है, स्टेट को चेंज कर देते हैं। और अगर वो यूपी के हैं तो चले जाते हैं दिल्ली के अंदर, और अगर बिहार के हैं तो चले जाते हैं दिल्ली के अंदर। तो जो हमारा गरीब वर्ग होता है वह क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है अपनी जॉब की सर्च के चक्कर में। अब जिसके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होती हैं उससे उतनी अच्छी जॉब मिल जाती है। अब कोई मिस्त्री है तो वह दिल्ली के अंदर मिस्त्री का काम करने लगता है, कोई अगर लेबर वाला है तो वो लेबरी का काम करने लगता है, कोई दोस्तों अगर रिक्शे वाला है तो रिक्शे का काम करने लगता है। तो जो स्किल्स होती हैं उसके आधार पर वह काम करने लगता है। अब दोस्तों दिक्कत यहाँ पे जो लेबर वर्ग होता है उसको दिक्कत कहाँ पे आती है, वह जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम करने जाता है तो जो उसका राशन होता है, समझ रहे मेरी आप बात, राशन कार्ड जो होता है, राशन कार्ड आप सभी जानते होंगे, राशन कार्ड जो होता है उसके थ्रू दोस्तों वह राशन नहीं ले पाता है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जितने वर्कर्स हैं वह यूपी से चले गए दिल्ली। अब आप सोचो यूपी के अंदर कोई वर्कर अगर दिल्ली गया है तो वह ऑब्वियस सी बात है बहुत गरीब होगा, इसीलिए उसने क्या करा है, वह दिल्ली गया है। अब वह अगर दिल्ली गया है तो वह चाहेगा कि उसे उसके राशन कार्ड से खाना, जो राशन कार्ड से चावल और गेहूं जो है वह सब्सिडाइज प्राइस में मिल जाए। लेकिन ऐसा दोस्तों व्यवस्था हमारे भारत के अंदर है नहीं। आपका जो भी राशन शॉप है आप बस वहीं से राशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं बरेली का रहने वाला हूं, मेरे पड़ोस में एक राशन शॉप है तो मैं राशन को वहीं से ले सकता हूं। अब कल के लिए मैं पीलीभीत रहने लगूं तो पीलीभीत जो है ना वहां से मैं अपना राशन नहीं ले सकता। तो हमारे भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग जिस राशन शॉप के नज़दीक रहते हैं हम लोग उसी राशन शॉप से अपने राशन को ले सकते हैं। राशन के अंडर में दोस्तों आपका गेहूँ आता है, चावल आता है, और जब कोई इंडिया में क्राइसिस होता है तो दालें भी दी जाती हैं। ठीक है, तो पहले चीनी भी दी जाती थी। तो है क्या कि
जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरे का माइग्रेट कर जाता है गरीबी की वजह से, कामकाज की वजह से, तो होता क्या है कि वहाँ पे उसे सब्सिडाइज रेट में, ठीक है, सब्सिडाइज रेट में क्या होता है कि राशन जो है वह नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या पड़ता है उसे कि बिना सब्सिडाइज रेट वाला राशन लेना पड़ता है। अब एक तो वो गरीब है, ऊपर से वो बिना सब्सिडाइज वाला राशन जो है ले, तो दोस्तों उसके लिए पड़ता है ये वह बहुत महंगा। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है, जिस स्कीम से जो गरीब वर्ग है या फिर कोई भी वर्ग है वह अपना राशन पूरे भारत में कहीं से ले सकता है। आप लोग इस स्कीम के नाम के ऊपर सोचिए, वन नेशन वन राशन कार्ड। ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि है क्या कि अगर आपके पास अपना राशन कार्ड है तो आप पूरे भारत में किसी भी राशन शॉप से राशन ले सकते हैं। उसके लिए यह कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अगर बरेली ज़िले के रहने वाले हैं, आपके पड़ोस में जो राशन शॉप आती है जहां पे आप रजिस्टर हो राशन को लेने के लिए, बस आप वहीं से राशन ले पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप इससे खुद सोचिए गरीब वर्ग को इस स्कीम से कितनी सहायता पहुँचेगी। अब वह गरीब वर्ग बेचारा जो दिल्ली के अंदर रह रहा है, अब वह अगर आप मान लीजिए, कम से कम मेरा मानना है कि 30 किलो चावल और 30 किलो गेहूं जो है वह एक नॉर्मल फैमिली एक दिन में कंज्यूम कर लेती है। ओके, अब अगर वह उसे अगर राशन शॉप से ये चावल और गेहूं मिल रहा है तो उसे जनरली मिल जाता है 2 या 3 रुपए में, लेकिन अगर वही मार्केट से परचेज करता है तो उसे दोस्तों जनरली मिलता है ये 25 से 30 रुपए के बीच में। तो आप देख सकते हो भाई गरीब आदमी अपनी कितनी इनकम को सेव कर सकता है। तो इसके लिए ये स्कीम लाई गई है। कुल मिला के इस स्कीम का दोस्तों पर्पस है वह गरीब लोग जो कि माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और अपना जो राशन होता है उस राशन को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि राशन सब्सिडाइज रेट में गवर्नमेंट इसीलिए देती है ताकि हर पर्सन उस राशन को ले सके। अब कुछ अमीर वर्ग है उसे तो आप चाहे सब्सिडाइज रेट में दो या ना दो, वो तो मार्केट से सीधे परचेज कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी जो होता है, गरीब वर्ग जो होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि राशन सब्सिडाइज रेट में दिया जाए, जिससे वह आराम से राशन को खरीद पाए और एटलीस्ट जो अपना न्यूट्रिशन लेवल है, जो एवरेज न्यूट्रिशन लेवल होता है, जो एवरेज शरीर में जो खाने की जो मात्रा होती है उसे दोस्तों पूरा कर पाए। ठीक है, तो ये है पूरा दोस्तों वन नेशन और वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। आई होप दोस्तों मैं आपको इसे डीप से समझा पाया हूँगा। अगर आपके नहीं समझ में आई तब भी कोई टेंशन बात नहीं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जो है सावरी क्लास, वहाँ लिख के भेज दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए जो कि है SNGupta95368, आप उस पर लिख के भेज दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर कोई समस्या उमड़ती है आपके मन में तो सिंपल है, सब समस्या का एक ही उपाय, सचिन गुप्ता 9536@gmail.com, इस पर आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी मैं उसको तुरंत एड्रेस कर दूंगा। ओके, जो भी समस्या होती है आपकी। तो चलो मैं चलता हूँ आगे। अब मैं आपको इसी को पीपीटी में दिखा देता हूँ। मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, अगर राशन कार्ड होता है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी सहायता करने के लिए, उन पर एक बोझ हल्का करने के लिए इस स्कीम को लाना चाहिए, जिससे वर्कर कहीं से भी राशन ले पाएँ। अब यहाँ पे देखिए वही है। अब मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के समझा देता हूँ, पूरा पढ़ के बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। और यहाँ पे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कतई टेंशन आने की आवश्यकता आपको है नहीं। अब देखो न्यूज क्या है। यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो ये है कि कुछ स्टेट जो हैं और भी ऐड किए गए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत। ये स्टेट कौन कौन से, देखो बिहार है, पंजाब है, यूपी, ओके, यूपी, हिमाचल है अपना, और दमन एंड दीव है। तो टोटल 5 स्टेट हो गया, बिहार, पंजाब, यूपी, हिमाचल, दमन एंड दीव। ये दोस्तों जोड़े गए हैं इस स्कीम के अंडर में। अब ये जो जोड़े गए हैं इस स्कीम के अंडर में, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो भी रहने वाले लोग हैं, ओके, वह क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट से भी राशन के लिए ले सकते हैं। यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है कि वह अपनी राशन शॉप से ही राशन को ले, वह राशन को किसी दूसरी शॉप से भी ले सकते हैं। ऑलरेडी इंटीग्रेटेड स्टेट आर, अच्छा अब ये तो स्टेट आज जोड़ी गई हैं 6, लेकिन जो पहले से भी जो स्टेट इंटीग्रेट थी, मैंने आपको बोला ना अभी टोटल स्टेट कितनी हो गई हैं, 17। पहले जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो टोटल स्टेट थी 12।
ठीक है। अभी इस स्कीम के तहत 5 स्टेट और जोड़ दी गई हैं। नाउ ये टोटल हो गई हैं 17। अब इनमें पहले से कौन कौन सी स्टेट थी देखो, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना, राजस्थान। ठीक है, तो ये स्टेट जब स्कीम लॉन्च की गई तभी ये वह स्टेट हैं जो पहले तभी इंटीग्रेट कर दी गई थी। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा। अबाउट 60 करोड़ बेनिफिशरीज फ्रॉम 17 स्टेट, 17 स्टेट से जो 60 करोड़ लोग रहते हैं इन 17 स्टेट में, उन्हें उससे फ़ायदा यह होगा कि अपना जो फूड ग्रेन है, जो उनकी खाद्य सामग्री है, जो खाद्यान्न है, उसे वह इन 17 स्टेट में कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा यूपी का है, वो काम कर रहा पंजाब के अंदर, तो वह जो पंजाब की राशन शॉप है उससे भी अपना राशन वह ले सकता है। तो उससे बेनिफिट यही होगा कि कोई वर्कर अगर एक से दूसरे स्टेट को माइग्रेट कर गया है और वह वहाँ पे लेवरी कर रहा है, तो वह उस स्टेट से भी क्या है अपने राशन को ले सकता है। और दोस्तों वर्कर को अगर इतनी भी देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग छोटा सा भी एस्टिमेट करके देखो, 30 गेहूँ 30 चावल, टोटल कितना हो गया 60। ठीक है, 60 kg हो गया टोटल। अब यही अगर दिया जा रहा है आपका 30 रुपए के हिसाब से, तो ये कितने बनते हैं आपके दोस्तों 1800 रुपये। कितने बनते हैं आपके 1800 रुपये। लेकिन यही अगर 60 किलो 2 या 3 रुपए किलो मिल जाए तो ये कितने बनते हैं आपके दोस्तों मात्र 120। यहाँ पे जो फ़र्क है दोस्तों, ये लमसम आपका 1700 रुपये का है। यानी कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा बेनिफिट जो है वह वर्कर को मिलेगा। उनका टोटल फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों 1680 रुपये का। और ये दोस्तों 1680 रुपये जो हैं ये गरीब वर्ग के दोस्तों बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ पाओगे बेनिफिट के बारे में। अब यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं और भी चीज़ देखते हैं। दिस सिस्टम इनेबल्स द माइग्रेटरी राशन कार्ड होल्डर्स टू लिव देयर एंटाइटल फूड ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। तो वह जहाँ से चाहें, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कुछ राशन शॉप वाले घपलेबाजी भी करते हैं, कम करके देते हैं, बैड क्वालिटी का दे देते हैं, या फिर उस पर्सन के खाते में आया होता है 30 किलो लेकिन दे देते हैं 25 किलो, या फिर क्या कह देते हैं कि आपका जो एक मेंबर का जो राशन है वह कट गया है, आप घर से बुला के लाइए, उनका अंगूठा लगवाइए, फिर आपको वह राशन मिल पाएगा। तो इसी तरीके से काफ़ी तरीके धांधलेबाजी करते हैं। तो अगर एक मान लीजिए कोई विलेज है, वहाँ पे राशन की 2 शॉप हैं, ठीक है, ये पहली शॉप है, ये दूसरी शॉप है। अब अगर लोग वहाँ के ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि पहली शॉप वाला जो है ना ये बहुत घपलेबाजी कर रहा है, ये जो राशन है वह कम दे रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, हालांकि वो आते इसके ही एरिया में, पहले वाले राशन शॉप के एरिया में, लेकिन वह क्या कर सकते हैं, इससे ना लेके इससे भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों फ़ायदा हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके पास में जो राशन शॉप वाला है वह घपलेबाजी कर रहा है, यानी कि वह जो है वो कम तौल के दे रहा है, या फिर बैड क्वालिटी का फूड ग्रेन दे रहा है, या फिर वह क्या करता है फूड ग्रेन को कम बता के लोगों को दे देता है और 5-10 किलो जो है वो अपना बचा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऑफ देयर चॉइस इन द कंट्री, जहाँ से इच्छा भैया वहाँ से लो, बाय यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग सेम राशन कार्ड इशूड इन देयर होम स्टेट यूटी आफ्टर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पर आपको पता अगर आप राशन लेने जाते होगे तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, आपका अंगूठा लगवाया जाता है। द फैसिलिटी ऑफ इंटर स्टेट नेशनल पोर्टेबिलिटी अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान हैज़ बीन मेड फंक्शनल 12 स्टेट। सबसे पहले जब ये स्कीम आई थी तो इस स्कीम को पहले फंक्शनल किया गया था 12 स्टेट के अंदर, 12 स्टेट के अंदर। ये हिंदी में लिखा हुआ है पूरा। यह प्रणाली प्रवासी राशन कार्ड धारकों को देश में उनकी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान, कोई उचित मूल्य की दुकान जहां आपको लगता है कि फेयर प्राइस है, से उनके मौजूदा उसी राशन कार्ड के उपयोग करके अपने गृह या फिर राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद अपने पात्र खाद्यान्न को उठाने में सक्षम बनाती है। बिक्री उपकरण एपीपीएस में स्थापित किए गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा पहले जो थी 12 स्टेट में करी गई थी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे ना हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है वो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैटर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार किया हुआ है। अब देखो आगे क्या है, द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों।
TPDS के बारे में, ठीक है, कि TPDS क्या होता है। आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि बताइए TPDS किसे कहते हैं, क्योंकि जो TPDS होता है इसी का काम होता है फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे भारत के अंदर। ओके, देखो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे दोस्तों हम लोग PDS भी कह देते हैं, ठीक है। अगर आप टी हटा दो आगे का, टारगेटेड ना लगाओ, तो जनरली हम लोग से PDS कहते हैं। आप सभी ने PDS कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, ठीक है। ये दोस्तों TPDS है, ये गलत हो गया है, ये होगा आपका PDS, ठीक है, TPDS होगा ये, TPDS, ठीक है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये क्या है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो ये खाद्यान्न सामग्री जो है, जो राशन शॉप पे दी जाती है, इसको एलोकेट करने का काम किस संस्था का है यार, ये तो पता होना चाहिए ना। द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज गवर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 विच इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट यूटी। अब देखो ये जो PDS वाला सिस्टम है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपका, जिसके अंडर में हर एक राशन शॉप पे राशन भिजवाया जाता है और वहाँ के गरीब लोगों में से वितरित किया जाता है। ये दोस्तों आपका जो संचालित किया जाता है, ये पूरा सिस्टम ये संचालित किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा, जो कि दोस्तों हर एक स्टेट और हर एक यूटी में इम्प्लीमेंट की गई थी। अब ये जो आपका NFSA है, प्रोवाइड कवरेज फॉर अबाउट, अब देखो ये जो आपका PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यह दोस्तों आपका पूरे भारत में 81 करोड़ लोगों के लिए सब्सिडाइज रेट पे क्या करता है, खाना जो है वो मुहैया कराता है। अब सब्सिडाइज रेट पे आप लोग समझ रहे हो कितना सब्सिडाइज रेट है, कहाँ 120 रुपये मैंने आपको दिखाए, कहाँ आपके ये 1800 रुपये, टोटल कितने की बचत, 1680 रुपये की बचत। समझ रहे मेरी बात आप लोग। तो इतना सब्सिडाइज रेट पे जो है आज के टाइम पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा फूड ग्रेन्स मुहैया कराया जाता है। ये जितनी जनसंख्या है, ये दोस्तों टोटल जनसंख्या की है 2/3, यानी कि 2/3। तो ये जो जनसंख्या है भाई दोस्तों नंबर में काफ़ी है। TDS इज ऑपरेटेड इन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर स्टेट यूटी। अब ये जो पूरा जो TDS सिस्टम चलाया जाता है आपका PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह दोस्तों सेंटर और स्टेट दोनों की निगरानी में चलाया जाता है। यानी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सेंटर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्टेट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होता है। चलिए आगे चलते हैं, करंट अफेयर ये वाला ख़त्म होता है। अब पढ़ते हैं बर्ड प्रेस फ्रीडम डे। क्या है हमारे पास, बर्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब सबसे पहला सवाल हमारे पास खड़ा होता है कि सर बर्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या है। तो देखो मित्रों, प्रतिवर्ष बर्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई के लिए, 3 मई के लिए, ठीक है। इसे दोस्तों मनाना चालू किया था सर्वप्रथम यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। इसको मनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वह ये है, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जितने पत्रकार वर्ग के लोग हैं, अब चाहे वो आपके मीडिया में हो चाहे वो आपके अखबार वाले हों, इनके लिए इस दिन क्या होता है दोस्तों, रिस्पेक्ट शो करी जाती है। क्या करी जाती है, रिस्पेक्ट जो है वह शो की जाती है इनके ईमानदारी पूर्ण रूप से रिपोर्टिंग करने के लिए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं ना, इनको दोस्तों करनी होती है रिपोर्टिंग। अब ये जो रिपोर्टिंग होती है ये काफ़ी बार बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े पर्सनैलिटी के अगेंस्ट में भी चली जाती है। तो यहाँ पे इनको कभी कभार बहुत ज़्यादा क्षति भी उठानी पड़ती है। अगर आप किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोल देते हो, उसकी बुराइयां कर देते हो, तो भैया उस पर्सनैलिटी से आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे रिपोर्टर्स जो अपनी क्षति यानी कि अपने नुकसान को न देखते हुए लोगों तक सही रिपोर्ट को पहुंचाते हैं, ऐसे रिपोर्टर्स को इस दिन दोस्तों किया जाता है रिस्पेक्ट। दूसरा पर्पज़ जो होता है इस दिन को मनाने का वह ये होता है, दुनिया में जितनी जगह प्रेस हैं उन सब को असेस किया जाता है कि वहाँ पे प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह कितनी मिली हुई है। जैसे कि चाइना की बात की जाए, वहाँ आप लोग जानते हो प्रेस को बिल्कुल भी स्वतंत्रता मिली ही नहीं है। वहाँ जितनी भी खबर रिलीज़ की जाती हैं वह सब चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर की जाती हैं। उन सबकी जो काट छाँट होती है रिलीज होने से पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट कर लेती है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसा है, हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी प्रेस है वह कॉन्स्टिट्यूशनली दोस्तों फ्री है, ठीक है। वह अपने मन मुताबिक जो है वह खबरें प्रसारित कर सकती है। खबरें प्रसारित करने के लिए उसे गवर्नमेंट से कतई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये असेस किया जाता है कि किस देश के अंदर
जो प्रेस है उसके लिए दोस्तों फ्रीडम मिली हुई है और किस देश के अंदर जो फ्रीडम है वह नहीं मिल पा रही है। तीसरा दोस्तों इस दिन को मनाने का जो मोटिव होता है वह ये होता है ऐसी कंट्री जिनमें जर्नलिस्ट के ऊपर यानी पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी होती है या फिर उनको अपशब्द या फिर गाली या फिर मारा जाता है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ही सख्त रूप से कार्रवाई हो पाए इस दिन यह भी सुनिश्चित किया जाता है। तो आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि ये पूरा मुद्दा क्या है। चलो पढ़ लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। जो पूरा क्रक्स था ना वह मैंने आपको दे दिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है जिसे इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यह 3 मई को हर साल मनाया जाता है। इस बार जो ये मनाया गया है इसकी जो थीम है वह है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। कितनी सुंदर इसकी थीम है, जर्नलिज्म यानी जो हमें पत्रकारिता करनी है वह बिना डरे करनी है। जो पॉलिटिकल लीडर है, जो पर्सनैलिटी है, जो क्रिकेटर, उसके बारे में जो रियल क्रिटिक्स है, जो भी रियल क्रिटिसिज्म है, हमें वही पब्लिक के सामने लेकर आना है। हमारे को ऐसा नहीं करना भाई कि हम लोग पॉलिटिशियन से पैसा ले लें और गलत रिपोर्ट जो है वह लोगों तक हम लोग प्रसारित करें। सारी सच्चाइयों को जानते हुए भी हम लोगों को गुमराह करें और उन तक गलत रिपोर्ट को दोस्तों दें, जिससे कि वह पॉलिटिशियन की जो हरामखोरी है उसे वह ना समझ पाएं। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे इस बार की जो थीम है वह है जर्नलिज्म विदाउट फियर, यानी कि आपको जर्नलिज्म करना है लेकिन बिना फियर के करना है, आप सामने चाहे कोई भी हो। दूसरा दोस्तों विदाउट फेवर, किसी का फेवर नहीं करना है आपने, ठीक है। अब ये तो है मेन थीम इस बार की, लेकिन इस बार कुछ सब थीम भी रखी गई हैं। ये सब थीम क्या है इन्हें भी देख लेते हैं। पहली सब थीम है सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स। पहली सब थीम क्या है इस बार कि हमारे को क्या करनी है, सेफ्टी करनी है जर्नलिस्ट की जो कि मीडिया वर्कर्स हैं। आपने देखे होंगे मीडिया में एक तो होता है जर्नलिस्ट, ठीक है, जो सीधे पत्रकारिता करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कैमरामैन होते हैं और भी कई सारे वर्क करते हैं। कुछ एडिटर्स होते हैं, कुछ दोस्तों उस पूरे फॉर्मेट को, डिजिटल फॉर्मेट को देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बिहाइंड द पर्दा होते हैं, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। मेन जो जर्नलिस्ट होता है उसे तो आप लोग देख ही लेते हो, लेकिन दोस्तों जो हम लोग देख नहीं पाते, जैसे कैमरामैन हो गया आपका, जो पूरा डिजिटल फॉर्मेट तैयार करता है, किस फॉर्मेट में न्यूज़ प्रसारित करनी है, पहले कौन सी न्यूज़ आएगी, बाद में कौन सी न्यूज़ आएगी, वह सब देखता है। फिर एक एडिटर होता है, एडिटर क्या करता है, उस न्यूज़ को क्रॉस चेक करता है एक बार। फिर एक दोस्तों एक एडिट करने वाला होता है, वह उस पूरी रिपोर्ट के लिए एडिट करता है, बढ़िया तरीके से उसमें बढ़िया तरीके से उसकी एडिटिंग कर देता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो उन पर्दे के पीछे जो है ना, उन लोगों का भी इस दिन क्या किया जाए दोस्तों, उनकी सेफ्टी की बात की जाए, उनकी रिस्पेक्ट की बात यहाँ पे की जाए। इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे जो सब थीम यह भी है कि हमारे को प्रोफेशनल जर्नलिज्म करना है, यानी कि जर्नलिज्म जो है पत्रकारिता का दोस्तों एक प्रिंसिपल है कि वह यह है कि जो भी रियल खबरें हैं बस उन्हें ही दिया जाए बिना किसी भी कमर्शियल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ पत्रकारों के लिए घूस दे दी जाती है कि भैया 1 लाख रुपए ले ले और मेरे बारे में बता दियो, मैं देश का बड़ा भला करा है, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करनी है। पता लगे कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी दे दे 50 लाख रुपए और किसी रिपोर्टर से कहे, जो कि बहुत फेमस रिपोर्टर से कहे कि मेरे बारे में 2 घंटे बड़ा बढ़िया खबरें चला, और ऐसी खबरें चला कि लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाएं और अगले इलेक्शन में मेरे को वोट दे दें, ठीक है। तो ऐसा काम कुछ भी नहीं करना है। जेंडर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मीडिया, मीडिया में जितने भी काम होते हैं उन सभी कामों में जेंडर इक्वलिटी मेंटेन हो पाए, यानी कि अगर 5 लोग अगर जर्नलिस्ट हैं तो वहाँ पे 5 मेल अगर जर्नलिस्ट हैं तो वहाँ पे 5 फीमेल भी जर्नलिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है जेंडर इक्वलिटी की भी। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे हमारे पास क्या है, इसका ओरिजिन एंड पर्पजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। द डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन दिसंबर 1993। अब देखो ये जो दिन बनाया गया था ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कहने पे बनाया गया था पहली बार, जो कि डेट थी दिसंबर 1993 में ये जो आपकी जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसने दोस्तों एक आइडिया दिया कि हमारे को एक दिन मनाना चाहिए जो कि होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तभी से इस दिन को हम लोग मनाते हैं, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस दिन को दोस्तों मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो यूनेस्को इसको बनाती है, यूनेस्को दोस्तों इसको मनाती है, और यूनेस्को जो है आपकी वह इसके जो भी गोल थीम होते हैं डिसाइड करती है। अब ये हिंदी में लिखा हुआ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद
दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। तो जो आपका नेशन जनरल असेंबली है उसने इस दिन को प्रोक्लेम किया, घोषणा किया। किसकी रिकमेंडेशन पे किया? तो ये था यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज कहा कि देखो भैया ऐसा है, हमारे के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाना चाहिए। तो यहाँ पे यूनेस्को की बात मानी गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यूनेस्को को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। मैंने आपसे शुरू में क्या बोला? कतई दिक्कत नहीं आने दूंगा, चाहे तुम हिंदी की हो चाहे इंग्लिश को, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस ध्यान से इस लेक्चर को देखो। अब क्या है? सिंस दैन 3 मई द एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइज एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। देखो 3 मई के लिए दोस्तों एनिवर्सरी मनाई जाती है डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक की, ठीक है। तो इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक, अभी टेंशन ना लेना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी के अंदर, लगभग आज से 5 दिन के बाद डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा। देखो दोस्तों होता क्या है कि जितना बेसिक मैं आपको बता पाता हूँ उतना मैं बता देता हूँ, लेकिन अब अगर मैं बेसिक पे ही लगा रहूँगा दोस्तों लेक्चर हो जाता है बहुत लंबा, जितना मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि जितना लंबा लेक्चर होता है दोस्तों बोरियत भी फिर देखने वाले को उतनी ज़्यादा होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर को छोटे छोटे में समेट दिया जाए, पूरी जानकारी देके। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटेंट के साथ में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी दोस्तों मैं सौदा करता हूँ। मैं आपको पूरा घंटा फिर समय जाता है तो जान दो यार, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समय कम से कम रहे। मई 3 एक्ट एज अ रिमाइंडर टू गवर्नमेंट ऑफ द नीड टू रिस्पेक्ट देयर कमिटमेंट टू प्रेस फ्रीडम। अब जो मई 3 है ना, ये दोस्तों इस दिन की भी याद दिलाती है कि जितनी भी गवर्नमेंट हैं जिन्होंने कि यूनेस्को के द्वारा इस दिन को माना और इसको सेलिब्रेट करने का भी ठाना, तो यह लोगों को ये याद दिलाती है, ऐसी गवर्नमेंटों के लिए याद दिलाती है कि भैया प्रेस फ्रीडम जो है उसके लिए आपने कमिटमेंट किया था, तो इसको अपने नेशन के अंदर आप मेंटेन करिए, प्रेस को फ्रीडम दीजिए। प्रेस को फ्रीडम नहीं दोगे, अपने दबाव में काम करोगे, तो प्रेस पूर्ण रूप से काम कैसे कर पाएगी? और काम नहीं करेगी तो वो लोगों के सामने सच्ची खबरें कैसे ला पाएगी? सच्ची खबरें नहीं लाएगी तो जो प्रेस का जो प्रिंसिपल है वही खत्म हो जाएगा। प्रेस का प्रिंसिपल खत्म हो गया तो फिर किस बात की प्रेस रहेगी? अब देखो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या पर्पज़ है, हम लोग इसे क्यों मनाते हैं? तो यहाँ पे 4 पर्पज़ दिए हुए हैं। सबसे पहले सेलिब्रेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेस फ्रीडम। हम लोग सेलिब्रेट करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेस फ्रीडम। और फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रेस फ्रीडम का क्या होता है भैया? यही तो है कि सच्ची खबरें लोगों तक लाई जाएँ। अब अगर पॉलिटिकल प्रेशर में खबरें लाई जाएंगी तो आप भी जानते हो सच्ची नहीं होंगी, वो धूमिल खबरें होंगी। असेस द स्टेट ऑफ प्रेस फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम लोग पूरी दुनिया में ये देखें कि कितनी देशों के अंदर जो प्रेस है वह पूर्ण रूप से अपने मन के अनुसार काम कर पा रही है। ऐसा तो नहीं भैया वह अपने मन से ना काम कर रही हो, वह वहाँ की गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही हो। डिफेंड द मीडिया फ्रॉम अटैक। अब यहाँ पे एक इसको मनाने का एक यह भी दोस्तों कारण होता है कि जितने भी मीडिया वर्कर्स हैं उनके ऊपर जो अटैक किया जा रहा है हम उन्हें उस अटैक से बचाएं। पे ट्रिब्यूट टू जर्नलिस्ट हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अब देखो इस जर्नलिज्म वाली लाइफ में, यानी कि जो पत्रकार हैं जिन्होंने दोस्तों पत्रकारिता करते करते अपनी ज़िंदगी खो दी, ऐसे लोगों को दोस्तों हम इस दिन क्या करते हैं दोस्तों? श्रद्धांजलि जो है वह अर्पित करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों सच्ची खबरें पेश करने के चक्कर में ऐसे लोगों की दोस्तों जानें भी चली जाती हैं। कोई ऐसी खबर है जो कि एक बहुत ही महान हस्ती के अगेंस्ट में है, तो आप जानते हो महान हस्ती क्या करती है? अपनी पावर का गलत यूज़ करती है और जर्नलिस्ट को मरवा देती है। तो ऐसे लोग जिनकी जान सच्ची खबर को प्रस्तुत करने की वजह से गई है, उन लोगों के लिए दोस्तों हम इस दिन श्रद्धांजलि भी देते हैं। यह एक अवसर है प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाएं। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करा जाता है इस दिन। अपनी स्वतंत्रता पर हमलों से मीडिया का बचाव करें। उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपनी जान गंवा दी है। ओके चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। देखो दोस्तों मैं बस आपसे कुछ नहीं कहता, इसी तरीके से करंट अफेयर में याद दिलाता रहूँगा। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और वो ये दोस्तों इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दिया करिए। चलो अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट करंट अफेयर में। तो देखो जो नेक्स्ट करंट अफेयर है ना, बहुत बढ़िया करंट अफेयर है। इसको पढ़ के भैया मैं बताऊं मेरा दिल गदगद हो गया, मैं बड़ा खुश हुआ इस करंट अफेयर को पढ़ के। तो आई होप आप भी खुश होगे। चलो एक बार पढ़ते हैं करंट अफेयर किसके बारे में। देखो दोस्तों R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उसके ऊपर दोस्तों ऐसा पाया गया है कि जो गवर्नमेंट है सन 2008 से और 18 के बीच गवर्नमेंट ने जो है दोस्तों अच्छा खासा पैसा जो है वह इन्वेस्ट किया है। यानी कि सन 2008 से लेकर सन 2018 तक
जो 18 में पैसा खर्च किया गया है R&D के ऊपर वह सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने सन 2008 से लेकर सन 2018 की तुलना की जाए तो सन 2018 में ज़्यादा रुपया R&D के ऊपर खर्च किया है। पूरी खबर क्या है देखो, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर 2019-20 बेस्ड ऑन द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे। अब देखो एक सर्वे किया गया है दोस्तों यहाँ पर, जिसे बोला जाता है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2018। यह करा गया है दोस्तों नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के द्वारा। ये दोस्तों जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है, यह दोस्तों एक डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। क्या है ये? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में दोस्तों ये एक डिपार्टमेंट है जिसने दोस्तों एक सर्वे किया है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे, और ये दोस्तों अब रिलीज़ कर दिया गया है। क्या किया गया है? इसको अब रिलीज़ किया गया है। देखते हैं रिलीज के अंदर जो रिलीज़ किया गया उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स है, ये तो हम आगे देखेंगे। अभी हिंदी में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 के आधार पर अनुसंधान और विकास के आंकड़े सन 2019-20 के हैं। ओके, तो यह रहा हिंदी में आपका। अब देखो क्या है इसकी की फाइंडिंग्स इस सर्वे की, तो हम इस की फाइंडिंग सर्वे की पढ़ लेते हैं। इंडियाज ग्रॉस एंड एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज ट्रिपल बिटवीन 2008 टू 2018। सन 2008 और 2018 के बीच में जो दोस्तों खर्चा है जो कि R&D के ऊपर किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, यह दोस्तों तिगना हो गया है। यानी कि सन 2008 और 18 इस बीच में जो पैसा भारत सरकार R&D पे खर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है, इसका दोस्तों जो अमाउंट है इन 10 सालों में यह दोस्तों तिगना हो गया, ट्रिपल हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ भी दोस्तों स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इसको स्ट्रांग करना तो हमारे को इस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इंडिया स्पेंड 0.7% ऑफ इट GDP। इंडियन दोस्तों 0.7% अपनी GDP का R&D पे खर्च किया है, और यह लगभग दोस्तों बराबर है ब्रिक्स कंट्रीज़ के। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे जो ब्राज़ील है वह R&D पे खर्च करता है अपनी GDP का 1.3%, रसिया खर्च करता है 1.1% अपनी GDP का, चाइना खर्च करता है 2.1%, और साउथ अफ्रीका खर्च करता है 0.8%। तो जो ब्रिक्स जो दोस्तों एक ग्रुप है 5 कंट्रीज़ का, उसमें दोस्तों जो R&D के ऊपर जो रुपया खर्च किया जाता है उनकी GDP का आप लोग देख पा रहे होगे। लाइक ब्राज़ील कर रहा है 1.3%, रसिया कर रहा है 1.1%, चाइना कर रहा है 2.1%, साउथ अफ्रीका कर रहा है 0.8%। तो हम भी क्या है दोस्तों अब उसी लाइन में आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, वह दोस्तों जो है 14% से बढ़ के आ चुका है अब 63% पर। ठीक है, DST एंड DBT वर द 2 मेजर प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 63% and 40% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट इन द कंट्री ड्यूरिंग 2016-17। तो जो दोस्तों हमारा DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, इसने दोस्तों क्या करा है, इसने जो है आपका पहले जो पैसा खर्च करा जाता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 14% इसे दोस्तों कर दिया गया है अब उठा के 63%। इसी वजह से क्या है, हम लोग जो भी ब्रिक्स कंट्री हैं जिनका दोस्तों इंडिया भी एक मेंबर है, वह जो GDP का जितना % अपना खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उतना ही दोस्तों अब हम भी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी में पढ़ेंगे, भारत का सकल और अनुसंधान और विकास में खर्च सन 2008 से सन 2018 के बीच 3 गुना हो गया है। दोस्तों यही पूरा हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो चाहूँ तो मैं हिंदी पढ़ के भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन बात क्या है कि अगर मैं हिंदी के लिए दोनों पढ़ने बैठ गया तो लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा। Number of researchers per million population in India has increased to 255 in 2017 from 218 in 2015 एंड 110 in 2000। अब देखो बात की जाए 10 लाख लोगों में, ठीक है, कितने लाख लोगों में, 10 लाख लोगों में पहले जो रिसर्चर हुआ करते थे ये हुआ करते थे 110 लोग, लेकिन सन 2015 में इनका नंबर बढ़ा है, ये हो गए लगभग दुगने 218, और सन 2017 में इनका नंबर और बढ़ा है, ये हो गए लगभग 255। तो दोस्तों अगर रिसर्चर्स बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर तभी तो R&D पे रुपया खर्च करने का कोई मतलब है। अगर रिसर्चर ही नहीं है तो R&D पे पैसा खर्च करके करोगे भी क्या। मान लो इस तरीके की सिचुएशन है कि R&D पे कोई है ही नहीं, ठीक है, R&D जो है उस पर आप पैसा तो लगा रहे हो लेकिन R&D को करने वाला कोई नहीं है। अब अगर R&D को कोई करने वाला ही नहीं है तो R&D पे पैसा खर्च करने का तो बेवकूफ़ी वाला हो गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इंडिया ऑक्युपाइड 3rd रैंक इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ PhDs अवॉर्डेड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग आफ्टर द USA। देखो
पीएचडी जो है दोस्तों, जो पीएचडी डिग्री दी गई है ऑन द बिहाफ ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, यह दोस्तों सबसे ज़्यादा जो देने वाले देश है यह है यूएसए, दूसरा है चाइना, इसमें तीसरे हम भी आ गए हैं जो कि है भारत। तो ये क्लियर इंडिकेशन है इस बात का कि भारत में अब रिसर्चर्स बढ़ रहे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ड्यूरिंग 2018 इंडिया वॉज रैंक एट 3rd, 5th एंड 9th इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन आउटपुट एज पर द NSF, SCOPUS एंड SI डेटाबेस रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये संस्थाएं हैं, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, डेटाबेस रिलीज किया था इंडिया, इसमें जो इंडिया की रैंक थी यहाँ दोस्तों पहले 9th थी, फिर 5th हुई, अब दोस्तों क्या हो गई है 3rd हो गई सन 2018 में, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। ये हिंदी में लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू BIPO, इंडियाज पेटेंट ऑफिस स्टैंड एट द 7th पोजीशन इन द टॉप 10 पेटेंट ऑफिस इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों जो हमारा पेटेंट ऑफिस है, यह दोस्तों दुनिया के जो 7 पेटेंट ऑफिस है, पेटेंट ऑफिस मतलब सिंपल कुछ नहीं होता, मैंने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, ठीक है, अब मैंने आविष्कार किया तो सीधी सी बात है मैं उसका पेटेंट करा लूँगा कि ये भैया मेरा आविष्कार है, इसको कोई चोरी नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका पेटेंट करा लिया जाता है। तो इसी तरीके से जो 10 टॉप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी रिसर्च का जो पेटेंट कराया है, इसमें जो भारत है वह उसका 7वां स्थान है, ठीक है। यानी कि यूएसए है, उसने मान लीजिए 100 का पेटेंट कराया है 100 रिसर्च का, तो हमारे भारत ने भी कितनों का करा दिया है, हमारे भारत ने भी दोस्तों जो है वह 70 का उसने करा दिया है। यानी कि जो 7th है उस पोजीशन पे आज इंडिया आ रहा है 10th पोजीशन पे, ठीक है। जो 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा रिसर्च को पेटेंट कराया, उनमें भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों हमारे सामने जो अगला करंट अफेयर है यह है किसान सभा ऐप। देखो अभी क्या हो रखा है आपको अच्छी तरीके से पता है, अभी कंडीशन हो रखी है दोस्तों लॉकडाउन की। कैसी कंडीशंस हैं, समय पे कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व संक्रमित है और इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए एक उपाय किया गया है, वह है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की स्थिति में दोस्तों वह किसान जिनका प्रोडक्ट बन के तैयार है उन्हें दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्या को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों उनका जो प्रोडक्ट है वह बन के तैयार है। अब उनके सामने समस्या यह आ रही है कि ट्रैक्टर ट्राली उन्हें कैसे मिले कि वह अपने इस माल को मंडी तक पहुंचा पाएँ, ठीक है, मंडी तक पहुंचा पाएँ। अब उनके सामने एक समस्या और भी आ रही है कि लॉकडाउन की वजह से जो मंडी में जो खरीदने वाले लोग हैं वह तो बहुत कम रह गए हैं, तो वह किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस पे बेच पाएँ, क्योंकि अगर कम लोग हैं तो आप जानते हो कि उस किसान के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचेंगे, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को अच्छे दाम पे बेचने का। अब अगर 100 लोग होते तो उसके पास थोड़ा नखरे भी दिखाता कि मैं अपनी चीज़ को इस दाम पे नहीं इस दाम पे दूंगा, लेकिन अब क्या है 5 लोग हैं, अब किसान की मजबूरी बन गई है, 5 लोग जिस दाम पे फिक्स करेंगे उसका प्रोडक्ट उसे उस दाम पर बेचना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर 100 लोग होते तो कंपटीशन होता और उसका जो चीज़ है वह महंगे दाम पर बिक जाता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसको देख के जो किसान वर्ग है उसकी सहायता करना चाह रही है, इसीलिए वह इस ऐप को लॉन्च की है। अब बात आती है मन में कि इस ऐप से किस तरीके से किसान वर्ग की सहायता हो पाएगी। तो देखो यह ऐप किसान की बहुत में सहायता करेगा। तो मैं आपको एक एक तरीका बता देता हूं जिससे ये हेल्प होगी किसान के। देखो सबसे पहले तरीका लॉजिस्टिक यानी कि आपको पता है कि अगर किसान को अपने खेत से सामान ले जाना है मंडी तक तो उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली की पड़ती है आवश्यकता। तो यहाँ पे जो ये ऐप है, इस ऐप के अंदर उसके लिए बहुत ही कम भाड़े के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली मिल पाएंगे, जो कि उसका जो सामान है उसे मंडी तक पहुँचा देंगे उसके खेत से। दूसरा दोस्तों इसमें इस तरीके से फ़ायदा होगा कि जो किसान है वह अपने प्रोडक्ट का जो दाम है वह इस भारत में जितनी भी मंडीज़ पाई जाती है उनमें कंपेयर कर सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक ए नाम की मंडी है, यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का दाम है 20 रुपये, एक बी नाम की मंडी है यहाँ पे उसका दाम है 21 रुपये, सी नाम की मंडी है जहाँ पे उसका दाम है 25 रुपये। तो किसान क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को पहले चेक करेगा कि किस दाम में कितनी कीमत है। अब जिसमें उसको ज़्यादा नज़र आएगी वह उस मंडी में अपनी चीज़ को बेच देगा। तो इससे होगा क्या, अल्टीमेट जो किसान का जो पैसा है उसमें आएगी दोस्तों वृद्धि। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने की वजह से पहले से 20,000 मिल रहा था तो अब से सीधी बात है 30,000 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो फ़ायदा है वह जस्ट डबल ट्रिपल तो यार नहीं होगा, 1.5 गुना हो सकता है, ठीक है, बहुत 1.5 गुना हो सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के 1.5 गुना ही होगा यार, लेकिन किसान को तो उससे बेनिफिट हो जाएगा ना। तो ये 2 तरीके हैं, लॉजिस्टिक में सपोर्ट करेगा, दूसरा ये। तीसरा देखो किस तरीके से सपोर्ट करेगा, अगर किसी किसान के लिए दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके जानते हो कीटनाशक, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं,
अपने फील्ड जो है ना उसमें दोस्तों फसल को उगाने के लिए, तो वह भी दोस्तों इस ऐप के थ्रू किसान को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ मल्टीपल फ़ायदे गिनवाए जो कि इस ऐप के थ्रू मिलेंगे। तो क्या है, किसान सभा ऐप डेवलप बाय CSIR सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जिस किसान सभा ऐप जिसके द्वारा दोस्तों ये इन्वेंट किया गया है, डेवलप किया गया है, यह है दोस्तों अपना CSIR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है। ये दोस्तों करेगा क्या, किसान सभा ऐप, इसका काम होगा दोस्तों कि किसान का जो फूड ग्रेन है, ठीक है, जो भी खाद्यान्न सामग्री है जो कि उसने उगाई है, वह दोस्तों एक जगह से वह क्या करेगा दूसरी जगह ले जाएगा। अब दूसरी जगह का मतलब यहाँ क्या हुआ, मंडी में ले जाएगा, जिससे वह मंडी के ऊपर अपनी चीज़ को बेच पाए। ओके, तो यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है, उन्हें भी देख लेते हैं। किसान सभा एम टू प्रोवाइड द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड टाइमिकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि दोस्तों वही लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात है कि भाई ट्रैक्टर ट्राली, जिससे कि किसान खेत से अपना प्रोडक्ट निकाले और पहुंचा पाए मंडी के अंदर। अगर दोस्तों भाई खेत से अपना प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट है वह दोस्तों सड़ने लगेगा, खराब हो जाएगा। आप जानते हो हमारे भारत के अंदर जो कोल्ड स्टोरेज है उनकी भी कुछ खास संख्या नहीं है। टू द फार्मर इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन बाय मिनिमाइजिंग द इंटरफेरेंस ऑफ मिडिलमैन एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टूडेंट बायर्स। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये किया जाएगा दोस्तों, अब अगर ट्रैक्टर ट्राली सीधे मंडी तक किसानों को मिल पाएगी तो यहाँ पे किसान जो अब तक बिचौलियों के लिए अपना माल बेच दिया करते थे, अब ये किसान क्या करेंगे, बिचौलियों के लिए अपना माल नहीं बेचेंगे, क्यों ना ट्रैक्टर ट्राली जो है सरकार बहुत ही सस्ते दाम पे मुहैया करा देगी। तो अगर जब सस्ते दाम पे मुहैया करा देगी तो किसान भी सोचेगा क्यों ना हम सीधे मंडी के अंदर ही अपनी सौदा को बेच दें। देखो दोस्तों यहाँ पे पूरा खेल ये खेला जाता है, जैसे किसान ने किसी चीज़ को लिया 10 रुपये का, तो 10 रुपये का किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया, ठीक है, मान लीजिए एक टमाटर है, मान लीजिए 1 किलो टमाटर किसान ने 10 रुपये की लागत लगा के 1 किलो टमाटर के लिए ग्रो करा, उगाया, पैदा किया। बिचौलिया क्या करता है, इसी को ले लेता है 15 रुपये किलो पे, ठीक है, जो मिडलमैन होता है बिचौलिया क्या करता है, इसी को ले लेता है 15 रुपये के लिए। तो यहाँ पे किसान के लिए 5 रुपये प्रति किलो बच जाते हैं। ये क्या करता है, मंडी में इसी को बेच देता है 20 रुपये में। तो यहाँ पे जो मिडलमैन होता है ये बिना मेहनत के कमा लेता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 5 रुपये। लेकिन अगर किसान सीधे यहाँ से सीधे मंडी बेच दे तो किसान को डायरेक्ट कितने का फ़ायदा होगा, डायरेक्ट किसान को यहाँ पे 10 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही फ़ायदे की यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट मार्केट रेट ऑफ क्रॉप बाय कंपेयरिंग मार्केट मंडीज़। तो नियरेस्ट जो मंडीज़ हैं उनके दोस्तों भाई मैंने आपको शुरू में बताया भाई रेट को भी कंपेयर कर सकता है। बुकिंग ऑफ फ्राइट व्हीकल्स, जो सामान को ले जाते हैं, अगर ऐसा कोई व्हीकल उसके लिए बुक करना है, यह ट्रैक्टर ट्राली है, उन्हें बुक कर सकता है एट द चीपेस्ट कॉस्ट, बहुत ही कम पैसे पे, देयर बाय गिविंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द फार्मर। अब सीधी सी बात है, अगर उसकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है ट्रैक्टर ट्राली उसको कम रुपए में मिल पाएंगे, तो दोस्तों जो रुपए उसका बचेगा वह उसकी प्रॉफिट के अंदर ही काउंट होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये हिंदी में, आप एक बार हिंदी में देख लीजिएगा इसे। आगे हमारे पास है अबाउट। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द पोर्टल कनेक्ट द फार्मर ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहाँ पे ना ये जो पोर्टल है, यहाँ देखो कितने लोग कनेक्ट होंगे, फार्मर कनेक्ट होगा, ट्रांसपोर्टर्स कनेक्ट होंगे, सर्विस प्रोवाइडर जो कि फर्टिलाइज़र बेचते हैं, पेस्टिसाइड बेचते हैं, कोल्ड स्टोर वाले हैं, वेयर हाउस ओनर्स हैं, इन सबको भी इस ऐप के ऊपर कनेक्ट किया जाएगा। मंडी के जो डीलर हैं, मंडी के जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें भी यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों मतलब कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे इस ऐप के ऊपर सबको कनेक्ट किया जाएगा, चाहे वह किसान हो, चाहे वह फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड देने वाले दुकान वाले हों, चाहे वह कोल्ड स्टोर और वेयर हाउस का कोई मालिक हो, चाहे वह दोस्तों मंडी का कोई मालिक हो जो कि सामान को खरीदता हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऐप के ऊपर सबको जोड़ा जाएगा। द पोर्टल एक्ट एज अ सिंगल स्टॉप भैया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिससे किसान को कहीं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको पेस्टिसाइड चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ट्राली चाहिए, मंडी के वर्जन चाहिए, मतलब जितना सब कुछ चाहिए किसान सभा ऐप से सबका सब यहाँ पे उसे मिल जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं हम लोग। अच्छा थोड़ा सा यहाँ और रह गया, ये भी देख लेते हैं। किसान सभा ऑल्सो वर्क फॉर पीपल इन द एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर सच एज डीलर्स ऑफ फर्टिलाइजर। अब सीधी सी बात है, अगर हम लोग किसान सभा ऐप पे फर्टिलाइजर्स को डाल देंगे, ठीक है, अब कोई किसान अगर फर्टिलाइजर को परचेज करना चाहता है तो जो डीलर हैं फर्टिलाइजर के उन्हें भी तो दोस्तों से प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनका जो फर्टिलाइजर है वह बिकेगा। हु कैन रिक्वायर आउट टू मोर फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। तो इट वुड ऑल्सो प्रूव टू बी यूजफुल फॉर दोज एसोसिएटेड विद द कोल्ड स्टोर। अब सीधी सी बात है, किसी बंदे ने कोई कोल्ड स्टोर बनाया है तो उसने बहन करने के लिए थोड़ा ना बनाया होगा कि बस दिन ब दिन रात बैठ के बहन करेगा, उसने इसलिए बनाया होगा ताकि किसान अपना यहाँ पे माल रखें, और माल रखेंगे तो उसे वो क्या करे, किसान से कुछ रुपया ले
माल रखने के एवज में। तो यहाँ पे यह कोशिश करेगा जिससे उसका भी मुनाफा हो पाए। अब कोल्ड स्टोर को दोस्तों जब किसान तक पहुँचाया जाएगा किसान सभा ऐप के द्वारा, तो सीधी सी बात है उसमें वह भी पैसा कमाएगा और गोडाउन वाला पैसा कमाएगा। किसान सभा ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु वांट टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। अब इससे यह भी फायदा होगा, जैसे कि कोई पर्सन है उसको चाहिए कि वो सीधे सीधे किसान से कोई माल खरीदना चाहता है, उसे माल बिचौलिया से नहीं लेना, उसका तो ऐसा है कि उसे फ्रेश चाहिए, उसे फ्रेश टमाटर चाहिए, फ्रेश भिंडी चाहिए, फ्रेश मूली चाहिए, तो वो करेगा क्या, सीधे फार्मर को क्या करेगा, सीधे फार्मर के लिए मैसेज डालेगा, फार्मर सीधे से पहुंचा देगा फील्ड से। यहाँ पे जो बिचौलिया का रोल है वो बच जाएगा। ठीक है, चलो अब बिचौलिया का रोल बचेगा। देखो अब जो बंदा है जो कि सीधे फार्म से मंगा रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसे फ्रेश चीज़ मिल पाएगी और किसान को ये फ़ायदा होगा कि उसको दाम वह मिल पाएंगे जो उसे बिचौलिया की वजह से नहीं मिल पाते थे। किसान सभा है 6 मेजर मॉड्यूल्स, यहाँ पे टोटल 6 मॉड्यूल हैं, यानी कि टोटल 6 लोग हैं आपके, फार्मर, डीलर, मंडी, प्रोवाइडर, कंज्यूमर। ओके, तो ये सारे यहाँ पे लोग रहने वाले हैं। अब देखो एक दोस्तों श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, क्या थी यह भी जान लो, एसएससी वगैरह में इसके बारे में पूछ सकते हैं। स्पेशल ट्रेन हैव स्टार्टेड फ्रेड स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स स्टूडेंट एंड अदर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो था क्या, जब लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो लोगों के ऐसा सोचना था कि ये लॉकडाउन हट जाएगा 10-15 दिन में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हम लोग जहाँ पे वहीं पर हैं, तो हम लोग 10-15 दिन के बाद अपने घर चले जाएंगे जब ये आफत चली जाएगी। लेकिन अब लोगों में एक ऐसा विश्वास होने लगा है कि ये जो आफत है कोविड-19 की, ये लंबे समय तक चलेगी। इसलिए लोगों के अंदर दोस्तों क्या है कि एक उतावलापन जा बैठा है, जो उतावलापन उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है उनके घर पे जाने के लिए। सीधी सी बात है, देखो यार कोई भी बंदा है वह अगर बाहर काम करता है, ठीक है, या बाहर पढ़ता है या फिर बाहर किसी वजह से रह रहा है, तो वह तो वजह सारे खत्म होगा, पढ़ने वाले बच्चे की पढ़ाई खत्म होगी, काम करने वाले बंदे का काम खत्म हो गया, कोई इंजीनियर है तो उसकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें तो उसमें बंद है। तो भाई करे क्या वहाँ बैठ के, समझ रहे मेरी बात आप लोग। अब वह कहाँ है, वह वहाँ पर है अकेला, अपनी फैमिली से दूर है। तो ऐसी स्थिति में वह चाह क्या रहा है कि अपनी फैमिली के साथ में चला जाए, जिससे कि अगर कल के लिए दोस्तों मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है तो वह दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में उसे निपट सके। यानी कि कुल मिला के वह जो अकेला दुकेला रह रहा था शहर के अंदर, अब दोस्तों उसकी मत कटने लगी है इस बीमारी से और वह सब चाह रहा है कि घर पे लौट के वापस आए। यहाँ पे एक बात और भी है, जो लोग शहर से जाते हैं दिल्ली, जो लोग गाँव से दिल्ली रहने जाते हैं, अब दिल्ली में क्या है दोस्तों, चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन गांव के अंदर वही चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। तो यहाँ पे लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार दिल्ली के अंदर रहे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा हमारी जेब में एक भी पैसा नहीं रहेगा, और जब हमारी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है भूख से मरेंगे। तो लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं गाँव में रहने की, क्योंकि गाँव में चीज़ें सस्ती मिलती हैं और गाँव में खेत वगैरह होते हैं, तो सर्वाइवल भी आराम से हो जाता है। गाँव में दोस्तों आपने देखा होगा गाँव के लोग अच्छे होते हैं थोड़े शहरों के कंपेरिजन में। वह क्या करते हैं, कोई भूखा वूखा है तो उसे अपने घर से भी ला के खिला देते हैं, लेकिन शहरों में लोग एक दूसरे से मतलब रखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जो इंसान बड़े शौक से शहर गया था, अब उसे दोस्तों एक नशा चढ़ रहा अपने घर पे आने का। सीधी सी बात है, वह अपनी फैमिली के बीच में आना चाह रहा है। अब वह सोच रहा है कि अगर मान लीजिए कल को मुझे कोई दिक्कत हो जाती है दिल्ली के अंदर, तो मेरे को यहाँ कौन संभालेगा, क्योंकि घर वाले तो इस लॉकडाउन कंडीशन में आ नहीं पाएंगे। तो मुझे अगर मैं घर पे रहता हूँ और कोई समस्या आ जाती है तो एटलीस्ट घर वाले वॉच डॉग तो निगरानी तो रख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वह भी नहीं रख पाएंगे। तो लोगों के अंदर दोस्तों एक नशा सा देखने को मिल रहा है अपने घर पर जाने के प्रति। ठीक है, तो विशेष ट्रेनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, अन्य लोगों के लिए जो फेरियाँ शुरू कर दी, उन्हें घर के पहुंचाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रेलवे हैव अनाउंस दैट इट विल रन श्रमिक स्पेशल ट्रेन। अब जो रेलवे है जो कि लोगों को ले जाने का काम कर रही है, इसका नाम सरकार ने इसको नाम दिया है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, टू ब्रिंग बैक होम। इनको उनके घर वापस लौटाया जा रहा है। पीपल स्टैंडर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू लॉकडाउन के से जो अलग अलग देश के उसमें लोग फंसे हुए हैं। द पैसेंजर्स हैव टू स्क्रीन बाय द सेंडिंग स्टेट एंड ओनली दोज फाउंड असिम्प्टोमेटिक वुड बी अलाउड टू ट्रैवल। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा है दोस्तों जिसको ये पहले से ही अगर वह संक्रमित है कोविड-19 बीमारी से, तो उसे दोस्तों नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जो ऐसा लगेगा जिसके अंदर इसके सिम्टम जो है वो नहीं है, उन्हें दोस्तों ट्रेन में बैठा कर उनका भेज दिया जाएगा। सेंडिंग स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग दिस पर्सन इन बैथ दैट विल अकोमोडेट इन ट्रेन टू डेजिग्नेटेड रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर जो ट्रेन होगी वह क्या करेगी, इनका जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ से छोड़ देगी। एंड सैनिटाइज बसेस, यहाँ पे इनको ट्रेन से भी ले जाया जा रहा है, बसेस से भी ले जाया जा रहा है। इसका बाद होगा क्या, जितने लोगों को छोड़ के आया जाएगा उनके डेस्टिनेशन तक, फिर ट्रेन या बस को सैनिटाइज किया जाएगा। जिससे कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो दोस्तों इन्फेक्टेड है, तो उससे दोस्तों और भी लोग जो है वह इन्फेक्टेड ना हो पाएँ। इट विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी पैसेंजर टू बियर फेस कवर। अब यहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स हैं जो सिटीज़ से निकल के अपने गांव तक पहुंच रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फेस को कवर करें। ठीक है, जिससे कि अगर उन्हें कोविड-19 नाम की बीमारी भी है
तो वह इस बीमारी से दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएँ। दोस्तों आज हमारे पास आपके लिए इतना ही था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस लेक्चर को पसंद आया हो दोस्तों, मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इसकी वीडियो को जरूर से कर दें शेयर। थैंक यू।